खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो आ रही है राजस्थान के जयपुर से। जयपुर में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल सफल हुआ है। प्लाज्मा थेरेपी से 2 मरीज ठीक हो गए हैं। प्रदेश का पहला अस्पताल बन गया है सवाई माधो सिंह। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के लिए आईसीएमआर से मंजूरी मांगी थी, जिसके बाद 2 मरीजों पर इसका परीक्षण किया गया और 2 मरीज कोरोना के ठीक हो गए हैं प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल से। तो जयपुर में प्लाज्मा थेरेपी से 2 मरीज ठीक हुए हैं। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद पलावत हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अरविंद, जिस तरह से एक अच्छी खबर कोरोना संकट के बीच आई है वो जयपुर से, जिसमें प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल हुआ है, क्या कुछ जानकारी है? क्या कुछ एज ग्रुप के लोगों पर इस प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया गया था? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जब दिल्ली के अंदर ये प्लाज्मा थेरेपी इसको काम में लिया गया और इस प्लाज्मा थेरेपी के जो रिजल्ट्स थे वो जब वहां पर प्रॉपर सामने आए, तो उसके बाद में जो राजस्थान सरकार है, चिकित्सा विभाग, उन्होंने भी आईसीएमआर से अनुमति मांगी और उन्होंने बात की और इस बारे में कहा कि उन्हें भी प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति दी जाए। तो ऐसी स्थिति में 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्होंने कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति मिल चुकी है और उसके बाद में एसएमएस हॉस्पिटल, वहां पर इस प्लाज्मा थेरेपी का ट्रीटमेंट किया गया। और सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है कि जिन 2 लोगों पर यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी काम में ली गई, प्लाज्मा थेरेपी से उनका ट्रीटमेंट किया गया, उन दोनों की जो रिपोर्ट है वो अब नेगेटिव आ चुकी है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना संकट है, कोरोना के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस तरह से जो प्लाज्मा थेरेपी है, उसका ट्रायल सफल रहता है और अन्य जिलों में भी इसको काम में लिया जाता है, तो काफी कुछ आराम यहाँ पर जो मिल सकता है और काफी कुछ रिलीफ यहाँ पर कोरोना का ये जो टाइम चल रहा है, इसमें काफी रिलीफ यहाँ पर मिल सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद इस डिटेल जानकारी के लिए। तो जिस तरह से जयपुर के एसएमएस अस्पताल की बात की जाए, कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया गया था, इसमें 100% सफलता हासिल हुई है। दोनों ही मरीज अब पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। जल्दी इन्हें डिस्चार्ज भी किया जाएगा। आपको बता दें कि जयपुर का ये एसएमएस अस्पताल है जहां प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना से का सफल इलाज हुआ है। राजस्थान में तेज गति से फैल रहा कोरोना संक्रमण अब कहर ढाने लगा है। प्रदेश में एक ही दिन में 1 दर्जन मौतें दर्ज की गई हैं। साथ ही प्रदेश में अब मौतों का जो आंकड़ा है वो 89 पर पहुंच चुका है। 97 नए पॉजिटिव केस आने से मरीजों की जो संख्या है वो 3158 पर पहुंच चुकी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के CSAS रोहित कुमार ने जानकारी दी कि प्रदेश में कोरोना की वजह से 12 लोगों की मौत दर्ज की गई है। 6 मौतें जयपुर में हुई है। इसके अलावा 3 मौतें जोधपुर और कोटा में दर्ज की गई। राज्य भर में अब तक पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो 1525 मरीज हैं, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 1120 पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। अरविंद पलावत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है और अब जो ये आंकड़ा है वो 3000 के पार पहुंचता नजर आ रहा है। क्या कुछ जानकारी है और अभी जो फिलहाल नए केसेस आए हैं वो कौन कौन से क्षेत्रों से सामने आए हैं? बिल्कुल, देखिए आज सुबह की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें 35 नए मामले यहाँ पर सामने आए, जिसमें अजमेर से 2, अलवर से 1 और इसी तरह से यदि बात करें चित्तौड़गढ़ से 1 केस सामने आए, डूंगरपुर से 2 और जयपुर में सबसे ज्यादा जो 22 केसेज है वो आज यहाँ पर आए हैं, जबकि पाली में 7 नए मामले यहाँ पर सामने आए हैं। इसके साथ ही जो संख्या बढ़कर है वो 3193 यहाँ पर हो चुकी है कोरोना पॉजिटिव की। और ऐसी स्थिति में लगातार यदि जयपुर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो जयपुर में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनकी संख्या है वो 1069 यहाँ पर हो चुकी है, जबकि जोधपुर में 762 है और नागौर में इनकी संख्या 119 है, कोटा में 221 कोरोना पॉजिटिव है, जबकि अजमेर में 179 और भरतपुर में 115 है, जबकि चित्तौड़गढ़ में 100 कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर हो चुके हैं। टोंक में 136 इनकी संख्या है और नागौर में 119।
तो ऐसी स्थिति में लगातार जो कोरोना पॉजिटिव है उनकी संख्या बढ़ रही है और राजस्थान में 33 जिले हैं, इनमें से 29 जो जिले हैं वो कोरोना की जद में है और अब तक 1,34,987 सैंपल यहाँ लिए गए हैं, उसमें से 3,193 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 1,28,297 जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर नेगेटिव है। इसके साथ ही 3,497 करीब 3500 जो सैंपल्स है उनकी जांच रिपोर्ट आना यहाँ पर बाकी है। लेकिन एक राहत की खबर यहाँ पर यह है कि 3,193 में से 1,536 जो है, मतलब करीब जो रिकवरी रेट है वो 50% राजस्थान में हो चुकी है। 1,536 लोगों को की जो कोरोना रिपोर्ट है वो यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव आ चुकी है, ये यहाँ पर एक राहत की बात है। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि 1131 लोगों को यहाँ पर डिस्चार्ज किया जा चुका है और एक्टिव केसेस जो है वो 1,567 है जो अभी कोरोना पॉजिटिव है और उनकी रिपोर्ट फिलहाल जो नेगेटिव नहीं आई है, अंडर ट्रीटमेंट है 1,567 केसेस, जबकि जिन लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और अभी उनका क्वारंटाइन पूरा नहीं हुआ, तो ऐसे भी करीब 400 लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है करीब 2,000 के आसपास जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो यहाँ पर आइसोलेशन में है और इनमें से भी करीब लगातार जो जिस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव मामले सामने आ रहे हैं, तो लगातार इन पेशेंट्स को भी यहाँ पर छुट्टी दी जा रही है। और लेकिन बड़ी बात जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़, ये जो 3 जिले हैं यहाँ पर लगातार नए नए मामले सामने आ रहे हैं और आज हालांकि पाली में भी एक साथ जो 7 नए मामले हैं वो यहाँ पर आए हैं। पाली में आंकड़ा जो बढ़कर के वो 35 यहाँ पर हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि देखिए जब एक साथ 8 या 10 एक साथ पेशेंट एक जिले से आते हैं तो फिर वहाँ पर कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो वहाँ पर बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब इन जिलों पर नजर रखना एक बड़ी चीज होगी और यहाँ पर कंट्रोल करना, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करना, ये काफी जरूरी चीज यहाँ पर होगी और इसको देखने की बात होगी कि कितना कुछ इसको कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन पार्ट 3 के अंदर जिस तरह से रियायत मिली है लोगों को, लोग काफी संख्या में बाहर निकल रहे हैं, ऐसी स्थिति में अब पुलिस हो, प्रशासन हो, वो लगातार इस चीज को अपील कर रहा है लोगों से कि लॉकडाउन अभी खत्म नहीं हुआ है। लोग ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन केवल जरूरी काम के लिए ही जो लोग हैं वो बिना अनुमति के सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बाहर जा सकते हैं। ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान के 33 में से 29 जिले कोरोना से प्रभावित हैं, लेकिन राहत भरी खबर जो अभी थोड़ी देर पहले हमने दी है कि प्लाज्मा थेरेपी का सफल परीक्षण हुआ है और उसमें 100% सफलता मिली है। तो एक तरफ जहां कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी से जो 2 लोग ठीक हुए हैं उसके बाद एक आशा की किरण राज्य सरकार के साथ साथ पूरे देश में को मिल रही है। अब आगे देखना होगा कि इस ट्रायल के बाद इसको कितनी जल्दी से जल्दी अमल में लाया जाता है और कैसे इसको इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को छोड़कर अन्य प्रवासी राजस्थानी फिलहाल धैर्य बनाए रखें, बाकी प्रवासी जहां हैं वहीं रहें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी सिर्फ फंसे हुए श्रमिकों को ही एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने देर रात कोरोना संक्रमण को लेकर एक समीक्षा बैठक भी की थी। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि बाहर से राजस्थान आने वाले लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रखना जरूरी होगा, इसका कड़ाई से पालन कराया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद एक ट्वीट भी किया था जिसमें बताया कि अब तक करीब 17 लाख लोगों ने आवागमन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। फंसे हुए श्रमिकों के अलावा दूसरे राज्यों में रह रहे दूसरे जो लोग राजस्थान आने के लिए आना चाहते हैं उन्हें फिलहाल धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। लॉकडाउन के बीच अपने घरों की तरफ आने को लेकर बीच राह में अटके राजस्थान के 2400 प्रवासियों को अपने घर की इनकी वापसी हो गई है। लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में फंसे करीब 2400 प्रवासी राजस्थानियों को लेकर 2 ट्रेन जयपुर रेलवे जंक्शन पहुंची। यात्रियों के यहां पहुंचते ही जिला प्रशासन ने यात्रियों को ट्रेन से उतारने के बाद इनकी स्क्रीनिंग की, भोजन कराया। घरों के लिए RSRTC की बसों में बिठाने की पूरी व्यवस्था की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम ने जानकारी दी कि एक दिन पहले ही सूचना मिली थी कि 2 ट्रेन प्रदेश के करीब 2400 यात्रियों को लेकर यहां पहुंचेगी। रेलवे अधिकारियों से बातचीत की गई। जिला प्रशासन ने इन यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग और सभी मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए इनके घरों के लिए रेलवे स्टेशन से ही बसों में बिठाने की व्यवस्था कर ली है। तो प्रवासी
जो राजस्थानी थे उन्हें महाराष्ट्र से लेकर जयपुर पहुंची हैं 2 ट्रेन। अलग अलग शहरों में ये 2400 प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे। तमाम व्यवस्थाएं की गई, सोशल डिस्टेंसिंग और साथ साथ मेंटेन की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी नियम का उल्लंघन ना किया जाए। उदयपुर से बीते मंगलवार को पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए रवाना की गई। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में रजिस्ट्रेशन कराए गए 1186 मजदूरों को घर भेजने के लिए उनसे टिकट की राशि के तौर पर 670 रुपए लिए गए। बाद में राज्य सरकार ने श्रमिकों के किराए का जिम्मा उठा लिया, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने सभी मजदूरों को उनकी किराए की राशि स्टेशन पर ही वापस लौटा दी। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने शहर के अलग अलग स्थानों पर मजदूरों के लिए बसों की व्यवस्था की थी। इन मजदूरों का पहले ट्रेन के लिए चयन किया गया। पहले ही सूचना देकर बस से रेलवे स्टेशन आने की जानकारी इन्हें दे दी गई थी। घर जाने को उत्सुक मजदूर भी समय पर बसों में सवार होकर स्टेशन पहुंचे। मेडिकल स्क्रीनिंग कराने के बाद उन्हें प्लेटफॉर्म में प्रवेश कराया गया। तो उदयपुर से बिहार एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसमें 1186 श्रमिक अब बिहार के लिए रवाना कर दिए गए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश के बाद अब राजस्थान सरकार की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया है कि मजदूरों का किराया सरकार वहन करेगी। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि विभाग के मंत्री डॉक्टर मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा है कि कांग्रेस आम आदमी की पार्टी है, ऐसे में सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया कि मजदूरों का किराया सरकार वहन करेगी। आपको बता दें कि पहले सोनिया गांधी ने कहा था कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसका खर्च उठाएगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकार ने ऐसे खर्च को वहन करने की जिम्मेदारी उठाई है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने पिछले करीब 1 महीने से, जिस समय बांद्रा के अंदर लाखों आदमी इकट्ठे हुए थे मजदूर, उसमें से लगातार मुख्यमंत्री जी मांग कर रहे थे कि जो लेबर अपने घर पे जाना चाहता है उस लेबर को वो स्टेट छोड़े और अगला स्टेट उसको लेवे। बांद्रा में जो ये घटना हुई थी आज से करीब 20-25 दिन पहले, उसके बाद में राजस्थान के मजदूर या देश के मजदूर उद्वेलित हो गए। उन्होंने कहा एक बार हम घर जाएंगे, न हम फैक्ट्री में काम करेंगे, न कारखानों में काम करेंगे, न हम और कोई दूसरा काम करेंगे। एक बार हम बचने के लिए उन्होंने अपने आप को असहाय महसूस किया। वो असहाय महसूस करने का कारण था कि कारखाने बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों ने ताले लगा करके, मालिकों ने ताले लगा के और घर चले गए। उनके पास जेब में टक्का नहीं, पैसा नहीं, दवाई का पैसा नहीं, खाने का पैसा नहीं, उनके पास किसी प्रकार का पैसा नहीं। लेबर वहाँ से पैदल रवाना हो गया। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया। लोग अपने घरों में ही रह रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से राजस्थान में मुकदमे दर्ज होने में काफी कमी आई है। लॉकडाउन की वजह से मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं। एडीजी क्राइम BL सोनी ने बताया कि पिछले साल अप्रैल की तुलना में करीब 10,000 मुकदमे कम दर्ज किए गए हैं इस साल। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुकदमे कम दर्ज होने की वजह से अभी जो इसकी बड़ी वजह है वो है लॉकडाउन। पूरी जो महीने की रिपोर्ट है वो 30 तारीख को आएगी, लेकिन 25 तारीख से शुरू हुआ था लॉकडाउन। 25 से और 31 मार्च तक एकदम इतना ड्रॉप हुआ था कि जो प्रतिदिन जितने मुकदमे दर्ज होते थे उसके ऑलमोस्ट 25% मुकदमे ही रह गए, यानी 75% मुकदमे कम हो गए। लेकिन अब अगर अप्रैल का हम अब अगर देखें 1 अप्रैल से और आज तक का, तो मोटे तौर पे 1/3 मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, दर्ज कराए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। और रजिस्ट्रेशन करीब पिछले अगर अप्रैल 2019 से हम कंपेयर करें तो अब तक करीब 10,000 मुकदमे कम दर्ज हुए हैं इस मामले में।
चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के साथ सोनिया गांधी की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में राहुल गांधी और मनमोहन सिंह भी मौजूद हैं। सरकार बताए लॉकडाउन कब तक जारी रहेगा, ऐसा सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया गया है। सोनिया गांधी लगातार ये सवाल उठा रही हैं कि लॉकडाउन देश में कब तक जारी रहेगा। 17 मई के बाद किस तरह की प्लानिंग सरकार की है, किस तरह का से कामकाज शुरू किया जाएगा और लॉकडाउन को खोला जाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। सरकार के पास लॉकडाउन के लिए क्या प्लान है, ऐसा सवाल मनमोहन सिंह ने किया है। तो एक अहम महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की जारी है, जिसमें जितने भी प्रदेश हैं जिनमें कांग्रेस की सरकार है, वो तमाम मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा हैं। और इस बैठक में मनमोहन सिंह, राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं। लगातार कांग्रेस ये सवाल कर रही है कि क्या लॉकडाउन एक कारगर तरीका है कोरोना से निपटने के लिए। आर्थिक सेहत देश की खराब होती जा रही है, तो ऐसे में क्या केंद्र सरकार के लिए के पास एक ठोस प्लानिंग है जिसके तहत इस कोरोना को हराया जा सकता है। आर्थिक सेहत जो देश की खराब हो रही है, उससे निपटने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए सरकार क्या करने वाली है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज अपने नेताओं के साथ कांग्रेस बातचीत करेगी। साथ ही साथ जब तक प्रोत्साहन पैकेज नहीं दिया जाता, तब तक राज्य और देश कैसे चलेगा, ऐसा गहलोत का कहना है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राजस्थान से रचना जी हमारे साथ जुड़ गई, अर्चना हमारे साथ जुड़ गई, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अर्चना जी, जिस तरह से कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, लगातार कांग्रेस ये सवाल उठाती जा रही है कि क्या लॉकडाउन एक कारगर तरीका है, और जिस तरह से आर्थिक सेहत देश की खराब हो रही है, वो तमाम मुद्दे कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे और कौन कौन से और महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे आज की बैठक में? देखिए, माननीय सोनिया गांधी जी सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीसी के माध्यम से संवाद उन्होंने किया है, और उनका एक ही उद्देश्य है कि हम लोग विपक्ष में हैं केंद्र में, और राज्यों में हमारी सरकारें हैं जिन राज्यों में मुख्यमंत्रियों से वार्ता हो रही है। तो एक चिंता है पूरे देश में कि कैसे हम लोग ये जो क्राइसिस है इससे उबरना है, किस प्रकार से सरकार हमें पैकेज दे सकती है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि केंद्र सरकार जो है वो लॉकडाउन को तो एक्सटेंड कर रही है बार बार, लेकिन अभी तक उन्होंने एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ नहीं कहा, और न ही ये बताया कि किस प्रकार से एक आर्थिक पैकेज देकर के और राज्यों की स्थिति को कंसोलिडेट करना है। अब केंद्र सरकार को ये समझना पड़ेगा कि सेंट्रलाइजेशन से पार नहीं पड़ेगी। अब ये फेडरल स्ट्रक्चर को और मजबूत करने का समय है, क्योंकि फ्रंट लाइन पर स्टेट गवर्नमेंट्स लड़ाई लड़ रही हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी जो भी हो वहाँ पर। अब हर राज्य की अपनी दरकार है इस पैकेज की, जिससे कि माइग्रेंट लेबर को, एमएसएमई को, और जो वहाँ जो अन्य तरह के बिजनेस है उसको रिबूट करने की, क्योंकि इकोनॉमी पर पहली बार है कि नॉन इकोनॉमिक सेक्टर के कारण बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है इस पूरे सेंचुरी में। तो इस समय सिर्फ एक व्यक्ति की सोच से कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर इमेजिनेशन भी उन लोगों का जिनको राज किया है, जिन्होंने, आपको जाने H1N1 जब आया था, स्वाइन फ्लू, तब यूपीए की गवर्नमेंट थी, और आप देखिए कि वो भी एक पैंडेमिक के तौर पर ही था, लेकिन किस तरह से कंटेन किया। यानी यहाँ पर माइंडसेट्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। माननीय अशोक गहलोत जी, उनका बहुत बड़ा अनुभव है। अकाल का उन्होंने मैनेजमेंट किया था फर्स्ट रेजिम में अपने, और एक भी व्यक्ति यहाँ भूखा नहीं सोया था, जबकि उस समय एनडीए गवर्नमेंट थी केंद्र में। उन्होंने ही अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये सजेशन दिया था, स्वर्गीय वाजपेयी जी को, कि यदि काम के बदले अनाज दिया जाए तो जनता की जो भूख है उसे मिटाया जा सकता है, और स्टार्वेशन में जाने से उसे रोका जा सकता है। अब चिंता इसलिए हो रही कि माइग्रेंट लेबर को लेकर भी जब माननीय अशोक गहलोत जी ने सजेशन दिया था वीसी में प्रधानमंत्री जी को, तो बिलेटेड रिस्पॉन्स था। उसका परिणाम आपने देखा, पूरे विश्व में हमारी जो स्थिति है उसकी उस पर हेटी हुई कि कैसे 100 मिलियन माइग्रेंट है सड़कों पर आ गए, कई लोग इसके कारण मारे भी गए। तो हमारा ये कहना है कि जो सजेशंस आते हैं विपक्ष के तौर पर, उसे भी ग्रहण करना चाहिए। सोनिया जी की चिंता ये है कि किस प्रकार से जनता को बचाया जाए, भुखमरी की जो दौर शुरू हो सकता है उससे रोका जाए, किस प्रकार से इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए, और एमएसएमई सेक्टर जो डिमोनेटाइजेशन जीएसटी के बाद जिस तरह से चरमरा गया है, वो सबसे बड़ा हमारा कह सकते हैं एग्रीकल्चर के बाद बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की। अब ये स्थितियां इतनी भयावह हुई, प्रोक्योरमेंट की पोजीशन क्लियर नहीं है सरकार की, और प्रधानमंत्री जी के साथ सब एकजुट होकर काम करना चाहते हैं, लेकिन काम करने के लिए आपको
दूसरों के सजेशंस को भी मानना होगा, और आपका जो माइंडसेट है, आपका रोड मैप है, एग्जिट स्ट्रैटेजी है, उसको भी क्लैरिटी के साथ लाना होगा। जो फर्स्ट पैकेज आया तब जानते 0.8% ऑफ जीडीपी था, और वो भी क्या था, वो ड्रॉबैक थी जो बजटेड पॉलिसीज है उसका, कोई नया पैकेज नहीं था। अब हमें चाहिए नया पैकेज। अमेरिका जहाँ 20% ऑफ जीडीपी दे रहा है, जापान में 24% ऑफ जीडीपी दे रहे हैं, क्योंकि सब मानते हैं कि इससे बड़ा कोई क्राइसिस हो ही नहीं सकता, और ये क्राइसिस भी ऐसा है जिसके लिए ना एंटीडोट है, ना कोई दवाई है, ना कोई समाधान है, ना कोई वैक्सीन है। तो स्थितियां बहुत भयावह है, और लाइफ और लाइवलीहुड दोनों को बचाने के लिए एक स्ट्रैटेजी के साथ काम करना होगा, कंसोलिडेटेड होकर, और जिसे हिंदी में कहते हैं एक मुखी होकर, वन डायरेक्शनल अप्रोच होनी चाहिए, जिसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो, एक दूसरे का साथ हो। तो हम लोग हर स्तर पर, जब माइग्रेंट लेबर की भी बात आई थी आपको जाने ट्रेन को चलाने की, तो माननीय सोनिया जी ने जब इनिशिएट किया, तब ये एक इन्होंने बाद में एक सर्कुलर जारी किया, इन्हीं का सरकार और इन्हीं का रेल मंत्रालय। तो मैम आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसके पास फिलहाल प्लानिंग की थोड़ी सी कमी है, और इसको लेकर जिस तरह से विपक्ष लगातार अपने सजेशंस दे रहा है केंद्र सरकार को, उसको सुनना चाहिए और एक ठोस प्लानिंग के साथ अब लॉकडाउन में रियायत देनी चाहिए। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं? लॉकडाउन में रियायत देनी है नहीं देनी है ये अलग मुद्दा है, क्योंकि इससे लोगों की जिंदगी को भी बचाना है और इकोनॉमी को भी रिवाइव करना है। अब लॉकडाउन में आप रियायत कैसे देंगे ये तो केंद्र सरकार को ही बताना है। अब जोन हमने बना दिए, लेकिन अगर मान लीजिए एक जोन में हम किसी इंडस्ट्री को शुरू कर देते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि वो ग्रीन से ऑरेंज में होगी, ऑरेंज से रेड में होगी। तो फिर उसको वापस वैसे फॉल बैक के लिए तैयार है क्या हम? उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? तो ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड एनवायरनमेंट है, जिसमें मुझे लगता है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। नीड ऑफ द आवर इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और दूसरों के जो सजेशंस है उनको अपने में इम्बाइब करना, और एक ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ सामने आना ताकि पूरे देश को एक सुरक्षा का वातावरण और जनता में कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो सके। ठीक है अर्चना जी, बहुत शुक्रिया अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। तो ये थी अर्चना शर्मा, कांग्रेस उपाध्यक्ष राजस्थान से हमारे साथ जुड़ी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है इसमें तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की जा रही है, और आगे सरकार की क्या रणनीति होगी इसके बारे में सरकार को फिलहाल खुलासा करने की जरूरत है। प्रशांत द्विवेदी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। प्रशांत, ये एक महत्वपूर्ण बैठक लगातार जो कांग्रेस है वो इस बात पर फोकस कर रही है कि लॉकडाउन जब 17 मई को खुलेगा उसके बाद किस तरह की प्लानिंग सरकार की है, इस बात को लेकर सरकार को खुलासे करने चाहिए। क्या कुछ जानकारी है इस बैठक में जो कांग्रेस की हो रही है? कौन कौन लोग अभी शामिल हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए? देखिए, छत्तीसगढ़ से तो मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ही इसमें शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ के दूसरे मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य भी शामिल थे, और उसके बाद अभी यहाँ पे मंत्रियों के साथ भूपेश बघेल बैठक लेंगे। जहाँ तक रही आर्थिक लॉकडाउन खत्म होने के बाद कि किस तरह से आर्थिक हालात रहेंगे और उससे निपटने की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, लेकिन इस मामले में अभी तक सरकारों की कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आई है। जिस तरह से मजदूरों के सामने एक रोजी रोटी की समस्या खड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पर यह सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 40% की आबादी है तो फसल या मजदूरी पर निर्भर है। तो जिस तरह से यहाँ पे तमाम इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं, छोटे उद्योग ठप पड़े हुए हैं, ऐसे में निश्चित तौर पर मजदूरों की एक बड़ी समस्या होगी। और जिस तरह से आर्थिक हालात काफी चिंताजनक है यहाँ पे राज्य सरकार के, क्योंकि सरकार के अंदर पहले भी कई बार आरबीआई। प्रशांत, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो जिस तरह से आर्थिक सेहत देश की खराब होती जा रही है, कांग्रेस उसका लगातार मुद्दा उठा रही है और इसी को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।